जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था और हमने उनके सारे कैंपेन देखे थे। हमने देखा था किस तरीके से खिलजी वंश की स्थापना हुई। इसके बाद उनके फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी का किस तरीके से विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने कौन कौन से अभियान किए। अब हमें जो पढ़ना है वो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर रहे हैं खिलजी डायनेस्टी के, और इनका जो रूलिंग पीरियड रहा है वो अराउंड 20 ईयर्स रहा है। 1296 से लेकर के 1316 तक, 1296 से लेकर 1316 तक इनका राज रहा। और ये दिल्ली सल्तनत के बहुत ही इंपॉर्टेंट सुल्तानों में से एक थे। इन्होंने बहुत ही अपने समय में कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और इवन अगर हम बात करें तो रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी किए थे। इसके अलावा इनकी मार्केट कंट्रोल एक पॉलिसी थी, मार्केट रिफॉर्म्स, जो कि इन्होंने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बड़ा टॉपिक है। इसमें हमें 2 से 3 क्लास लगेगी, क्योंकि इनके हमें सबसे पहले तो हमें इनके कैंपेन पढ़ने हैं। इन्होंने अपने समय में कौन कौन से कैंपेन किए, कौन कौन सी जगह को कौन कौन से सन में जीता। इसके बाद फिर हमें इनके रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक, और जिसमें 2 से 3 लेक्चर हमको लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट करने में। क्लियर। आज के लेक्चर में हम इनके कैंपेन देखेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ कौन कौन से कैंपेन किया। थोड़ा हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, कैसे ये दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के ये सुल्तान बने। ठीक, उसके बाद फिर हम इनके कैंपेन देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सा कैंपेन किया। ठीक, और उसके बाद फिर हम आज इनकी किंगशिप थ्योरी देखेंगे। ठीक है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो राजस्व का सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ किंगशिप, आप याद करिए जब हमने बलबन पढ़ाया था तो बलबन में भी हमने उनकी थ्योरी ऑफ किंगशिप के बारे में बताया था कि राजस्व को लेके उनकी नीति क्या थी। तो वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को भी लेकर के हम पढ़ेंगे कि इनकी राजस्व को लेकर के नीति क्या थी। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर अलाउद्दीन खिलजी से। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें, ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी कौन, जो खिलजी वंश के संस्थापक थे, उनका भतीजा था और बाद में फिर उनका दामाद भी बन गया था। ठीक, तो अलाउद्दीन जो था वो उनका भतीजा तो था ही, लेकिन साथ ही साथ उनका दामाद भी था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो बचपन का इनका जो नाम था वो था अली। ठीक है, इनको अली के नाम से जाना जाता था। ठीक, या फिर इनको गुरसाया। ठीक, तो अली या गुरसाया, ठीक, ये इनका बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक, अब अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो एट द टाइम जब जलालुद्दीन खिलजी जो थे, ठीक, जब वो शासक थे, ठीक, तो इनको 2 जगह का गवर्नर या सूबेदार बनाया गया था। मतलब जब जलालुद्दीन खिलजी जब रूल कर रहे थे तो उस टाइम पर उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक, 2 जगह का सूबेदार बनाया था। ठीक, एक आपको याद होगा कारा मानिकपुर, एक बनाया था इनको कारा मानिकपुर का 1291 में। ठीक, और दूसरा जो बनाया था वो बनाया था अवध का। ये कब बनाया था? 1296 में। ठीक, आपको याद होगा जब मैंने आपको लास्ट क्लास में जब उनके कैंपेन पढ़ाए थे जलालुद्दीन खिलजी के, ठीक, तो जलालुद्दीन खिलजी में मैंने आपको बताया था इनका कड़ा मानिकपुर का एक सूबेदार हुआ करता था मलिक छज्जू। ठीक, मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था। ठीक, जिसको फिर क्या हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी ने उनको हराया युद्ध में, उस मतलब उस विद्रोह को खत्म किया। और जलालुद्दीन ने जब उसको हराया उसके बाद कारा मानिकपुर का सूबेदार उन्होंने किसको बना दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक, तो ये कब हुआ था? 1291 में। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, इनको बाद में फिर अवध का भी क्या हुआ था? इनको सूबेदार बना दिया गया था। ठीक है, तो इनको अवध का भी सूबेदार बनाया था। तो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम भी अलाउद्दीन क्या था? 2 जगह का सूबेदार था।
एक था कारा मानिकपुर और दूसरा अवध। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में, ठीक, 1296 में जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान थे, उनके समय में एक कैंपेन किया था देवगिरी का। ठीक, इन्होंने क्या किया था, एक कैंपेन किया था देवगिरी का। ठीक, इन्होंने देवगिरी का कैंपेन कब किया था, 1296 में। इसमें देवगिरी को इन्होंने लूटा, अलाउद्दीन ने, मतलब अलाउद्दीन ने अटैक किया देवगिरी पर। ठीक, वहां के देवगिरी के एक राजा थे रामचंद्र देव। देवगिरी के राजा कौन थे, रामचंद्र देव। ठीक, देखिए देवगिरी कैंपेन जो है अलाउद्दीन खिलजी की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट कैंपेन है। अभी हम आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बट जिस टाइम पर जलालुद्दीन खिलजी, ठीक, जिस टाइम पर जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान थे, उस टाइम पर इन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने 1296 में, 1296 में। ठीक, और यहां से अचूक धन संपदा को लूटा था। मतलब देवगिरी को हरा करके वहां से बहुत सारा धन जो था वो लूटा। ठीक, और वो लूट लेकर के अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली न जाने की बजाय कहां चला गया था, कारा मानिकपुर। देखिए इनका षड्यंत्र था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का, इनको सुल्तान बनना था। देखिए बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति थे ये। ठीक, इनको सुल्तान बनना था, और सुल्तान बनने के लिए इनको किसको खत्म करना था, पहले सुल्तान को खत्म करना था, तभी सुल्तान बन पाएंगे। तो सुल्तान को मारने की पूरी प्लानिंग इन्होंने बना रखी थी। ठीक, जब इन्होंने देवगिरी का जो है लूटा, देवगिरी को लूट के इनको दिल्ली आना था, लेकिन ये दिल्ली ना आके कहां चले गए, कारा मानिकपुर चले गए। और कारा मानिकपुर में ही इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को बुलवाया। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी को कहां बुलवाया, कारा मानिकपुर में। तो जलालुद्दीन खिलजी जब वहां पहुंचे तो गला मिलने के बहाने ये गले मिले उनसे, और पीछे से जो है चक्कू से उनको मार दिया। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मार दिया, जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। ठीक, तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, उनकी हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने, और हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ही क्या बन गए, दिल्ली के सुल्तान बन गए। क्लियर, मतलब खिलजी वंश के क्या बन गए, ये सुल्तान बन गए। ठीक, तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो दिल्ली के सुल्तान बने। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर ये कारा मानिकपुर और अवध के सूबेदार थे। ठीक, इन्होंने उन्हीं के समय में देवगिरी को लूटा था, और देवगिरी को लूटने के बाद लूट का माल दिल्ली लाने की बजाय ये कहां चले गए थे, अपनी राजधानी कारा मानिकपुर। ठीक, जहां इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करी, और जलालुद्दीन खिलजी को हटा करके फिर कौन सुल्तान बन गए, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो समझ में आया आपको अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान कैसे बने। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें, ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वो था अली। ठीक, मैंने आपको बताया अली नाम था इनका, या इनको गुर सस्या भी कहा। ठीक, अब जब अलाउद्दीन गद्दी पर बैठे, ठीक है, अलाउद्दीन जब सुल्तान बने, ठीक, तो उस टाइम पर इन्होंने एक नीति अपनाई। ठीक, जैसे अगर कहें, ठीक है, तो इनकी जो नीति हुआ करती थी पहले, वो थी वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट की नीति। मतलब ये विश्व विजेता बनना चाहते थे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी भी क्या थे, बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। ठीक, जब ये गद्दी पर बैठे तो इनका सबसे पहला एम ये था कि मुझे विश्व जीतना है। ठीक, लेकिन इनके सलाहकारों ने इनको सलाह दी कि भाई अभी आप विश्व जीतने का प्रयास बाद में करिएगा, पहले आप भारत जीतिए। ठीक, मतलब ये विश्व विजेता बनना चाहते थे, लेकिन जो इनके सलाहकार थे उन्होंने ये कहा कि आप पहले इंडिया को जीतिए, भारत को जीतिए। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर अपनी विश्व विजेता वाली सोच को हटा दिया, और फिर उन्होंने अपना पूरा फोकस किस चीज पर किया कि मुझे भारत को जीतना है। ठीक, तो अल्टीमेट एम अलाउद्दीन खिलजी का फिर क्या हो गया, भारत को जीतना। अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी कैंपेन किए उनका सोल टोल पर्पस ये था कि उन्हें भारत को जीतना था। ठीक, भारत को जीतना। ठीक, तो इंडिया की विक्ट्री ही इनका एम हो गया। ठीक, और इसका जो इनका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था, वो इन्होंने भारत जो जीतना था, ठीक है, उसको दो भाग में बांटा। देखिए भारत को इन्होंने दो भाग में बांटा अपने कैंपेन के लिए। एक भारत का उत्तरी हिस्सा नॉर्थ इंडिया, ठीक है, और दूसरा जो हिस्सा था वो था साउथ इंडिया। ठीक, तो भारत का नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। ठीक, इन्होंने दोनों के लिए अलग अलग रणनीति अपनाई। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण नॉर्थ इंडिया में किए, ठीक है,
तो वहां पर नॉर्थ इंडिया में इन्होंने आक्रमण करने के बाद वहां पर उसी स्टेट्स में डायरेक्ट रूल करने की नीति बनाई। मतलब जहां पर ये प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। मतलब नॉर्थ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्ट रूल करते थे। मतलब जैसे पर्टिकुलरली उन्होंने किसी भी मान लीजिए स्टेट को हराया, ठीक, तो वहां पर फिर उसको हराने के बाद फिर वहां पर अपना ही गवर्नर बिठाते थे ताकि उन्हीं की रूलिंग चल सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप याद करें तो इनका एक कैंपेन बड़ा फेमस है जो कि चित्तौड़ का कैंपेन था, जो आपने देखा होगा पद्मावती मूवी, ठीक, पद्मावत मूवी में इनका चित्तौड़ का कैंपेन था। तो जब इन्होंने चित्तौड़ को हराया, ठीक, तो वहां पर इन्होंने अपना ही बेटा, अपने ही बेटे खिज्र खान को बिठा दिया था एज अ गवर्नर। ठीक, इनका बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का कौन, खिज्र खान, ठीक, उनको क्या बना दिया था, चित्तौड़ का गवर्नर। तो डायरेक्ट रूल का मतलब यह होता था कि अलाउद्दीन अगर किसी स्टेट पर, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में अगर आक्रमण कर रहे हैं तो वहां पर उनकी ही शासन चलेगा। ठीक, लेकिन साउथ इंडिया को लेकर के अगर हम बात करें तो यहां पर इनडायरेक्ट कंट्रोल था। मतलब एक तरीके से कहा जाए यहां पर इनडायरेक्ट रूल था। अब देखिए इनडायरेक्ट रूल का मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक, डायरेक्ट रूल का मतलब होता है प्रत्यक्ष नियंत्रण या कंट्रोल, ठीक, और इनडायरेक्ट रूल कंट्रोल का मतलब होता है अप्रत्यक्ष नियंत्रण। साउथ इंडिया में क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी कैंपेन हुए साउथ इंडिया में, ठीक, तो उसमें क्या करते थे, ये वहां पर डायरेक्ट रूल नहीं करते थे। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो साउथ इंडिया में कैंपेन करने का पर्पस था, उसका अल्टीमेट पर्पस वहां रूल करना नहीं था, वहां से पैसा कलेक्ट करना था, फाइनेंस। मतलब ये जो भी आक्रमण साउथ इंडिया में करते थे, ठीक है, दक्षिण भारत में, वहां पर ये जिस राजा को हराते थे उसी राजा को वापस गद्दी पर बिठा देते थे, इस शर्त पे कि तुम मुझे साल भर में टैक्स भेजोगे और हमारी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करोगे, हमारा आधिपत्य तुम एक्सेप्ट करोगे कि भाई हमारे राजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, और उनको हर साल तुम टैक्स दोगे। साउथ इंडिया में इन्होंने ऐसे ही किया। मतलब नॉर्थ इंडिया में तो ये अपना गवर्नर बिठा देते थे, लेकिन साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पर ये अपना गवर्नर नहीं बिठाते थे, वहां पर जिस भी स्टेट को ये हराते थे, ठीक, तो उसी स्टेट के ही राजा को वापस गद्दी पर बिठा देते थे, और उसको क्या करते थे, उसको ये शर्त पे बिठाया जाता था कि आप हमें साल भर में कर देंगे, इसके अलावा आप हमारी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट, सॉरी, इसके अलावा आप हमारी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, तो नॉर्थ इंडिया को लेकर के इनका सोच अलग था और साउथ इंडिया को लेकर के इनका सोच अलग था। नॉर्थ इंडिया में ये डायरेक्ट कंट्रोल करते थे और साउथ इंडिया में ये क्या करते थे, इनडायरेक्ट कंट्रोल करते थे। ठीक, तो इंडिया कंक्वेस्ट की अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के एम्पायर के एक्सपेंशन की, तो डायरेक्ट कंट्रोल होता था नॉर्थ इंडिया में। मतलब नॉर्थ इंडिया में जो भी जीतते थे वहां से राजा को हटा के अपना सूबेदार बिठाते थे, और जो साउथ इंडिया में होता था वो इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था। ठीक, दक्षिण भारत में कौन सा कंट्रोल होता था, इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। क्लियर हुआ आप लोग को ये? ठीक, तो इनका जो एक्सपांशन या इनकी जो एक्सपांड करने की जो नीति थी, नॉर्थ इंडिया में खुद ही डायरेक्ट रूल करेंगे और साउथ इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये भतीजे थे किनके, जलालुद्दीन खिलजी के, और उनके दामाद भी थे जलालुद्दीन के। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब जलालुद्दीन, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जब जलालुद्दीन दिल्ली के सुल्तान थे, ठीक है, तो इन्होंने अलाउद्दीन को एक पोजीशन दी थी आमार ए तुजूक, आमिर ए तुजूक की। ये उपाधि किसको दी थी, ये पोजीशन किसको दी हुई थी, अलाउद्दीन को। ठीक, तो जलालुद्दीन ने कौन सी पोजीशन दी थी इनको, आमिर ए तुजूक की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब मैंने आपको बताया था रिवोल्ट, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर बहुत सारा विद्रोह हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था एक मलिक छज्जू था, ठीक है, किसका, काड़ा मानिकपुर का ये क्या था, सूबेदार था। ठीक, इसने जब विद्रोह किया तो इसको हराने के बाद अलाउद्दीन को कारा का गवर्नर बनाया गया 1291 में, और उसके बाद फिर अवध का गवर्नर बनाया गया इनको 1296 में भीलसा के युद्ध के बाद। ठीक है, मतलब कि जब भीलसा का जो वो हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद इनको क्या बनाया गया था, वहां का सूबेदार अवध का बनाया गया था। ठीक है, ठीक, ये चीज क्लियर हुई। तो
तो आपको अलाउद्दीन खिलजी समझ में आए कि अलाउद्दीन खिलजी किस तरीके से कंट्रोल उनका हुआ, किस तरीके से उनकी नीति हुआ करती थी। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के अभियान कौन कौन से थे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों की अगर हम बात करें तो इनके नॉर्थ इंडिया में अलग अभियान थे और साउथ इंडिया में इनके अलग अभियान थे। आपको अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, वो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इन्होंने कब कौन सा कैंपेन किया और किसके खिलाफ किया। दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। और उस टाइम पर इनका कैंपेन के समय में इनका कमांडर कौन था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन लड़ने गया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पूरे जीवन काल में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ चित्तौड़ एक ऐसा कैंपेन था जो उन्होंने खुद लीड किया था। आपने देखा होगा पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन खिलजी खुद गए थे चित्तौड़ पर आक्रमण करने, ठीक। तो ये एक लौता ऐसा कैंपेन था जो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद किया था लीड अपनी आर्मी को, ठीक। बाकी जितने भी कैंपेन इनके हुए हैं उन्होंने किसी न किसी को अपना कमांडर बना के भेजा, मतलब अपनी तरफ से सेना का प्रमुख बना के भेजा, ठीक। मतलब अलाउद्दीन खिलजी हर कैंपेन में खुद नहीं जाते थे, ये क्या भेजते थे, अपने कमांडर को भेजते थे, ठीक। और सिर्फ अकेला चित्तौड़ ऐसा कैंपेन था जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गए थे, ठीक। तो यहां पर हमें यह याद रखना है कि इनका कैंपेन कौन कौन सा था और किस सन में यह कैंपेन हुआ था। यह भी याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन से सन में यह कैंपेन हुआ और उस टाइम पर इन्होंने अपनी तरफ से किसको भेजा और उस तरफ राजा कौन था, यह आपको याद रखना है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो कैंपेन हुआ, जैसे जहां भी उन्होंने कैंपेन भेजा, जैसे अभी हमने बात की चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ में उस टाइम पर राजा वहां के कौन थे, राजा रावण रतन सिंह। तो आपको ये याद रखना है कि उस टाइम पर उनके राजा कौन थे। तो आपको इतनी ही चीजें इसमें कैंपेनिंग में याद रखनी है। तो अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के क्या क्या कैंपेन थे, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक, तो सबसे पहले इनका जो कैंपेन था वो था उत्तर भारत का कैंपेन, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का कैंपेन, ठीक। तो नॉर्थ इंडिया के कैंपेन की बात करें तो सबसे पहला इनका था गुजरात का कैंपेन। इन्होंने सबसे पहले 1298 में कहां अटैक किया था, गुजरात पे, ठीक है। देखिए, गुजरात में उस टाइम पर एक बघेल वंश के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कर्णदेव बघेल। देखिए, आपको याद रखना है, राजा याद रखना है कि वो राजा कौन थे, ठीक है। कर्णदेव बघेल जो थे ये उस टाइम पर गुजरात कॉन्क्वेस्ट वहां के राजा थे। 1298 पर वहां पर कर्णदेव बघेल पर इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक। और इसके अगर इनकी तरफ से अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, तो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो गए थे वो गए थे उलूग खान, ठीक। इनके दो कमांडर थे, एक था उलूग खान और दूसरा जो था वो था नुसरत खान, ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से इस कैंपेन में कौन गया था, उलूग खान, ठीक है। उलूग खान इनका ही बेटा था, अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, वो बेटा था। उसको उलूग खान की उपाधि दी गई थी, उसको क्या दी गई थी, उलूग खान की उपाधि दी गई थी। और इसके साथ कौन गए थे, नुसरत खान, ठीक है। और गुजरात में उस टाइम पर बघेल वंश के शासक कौन थे, कर्णदेव बघेल, ठीक है। गुजरात में कौन शासक थे, कर्णदेव बघेल। तो जब ये युद्ध हुआ गुजरात का कॉन्क्वेस्ट, ठीक, तो कर्णदेव बघेल की एक पत्नी थी जिनका नाम था कमला देवी। कर्णदेव बघेल की एक पत्नी थी कमला देवी, ठीक। तो कमला देवी जो इनकी कर्णदेव बघेल की पत्नी थी, इनको जो खिलजियों की सेना है उन्होंने पकड़ लिया था, ठीक। मतलब कर्णदेव बघेल तो वहां से भाग गए थे युद्ध हार का देखते हुए अपनी बेटी को लेके, लेकिन जो इनका पत्नी थी कमला देवी, ठीक है, कमला देवी जो थी इनकी पत्नी जो थी वो खिलजियों के हाथ लग गई थी। तो जब खिलजियों ने इनको पेश किया अलाउद्दीन खिलजी के सामने कमला देवी को, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से शादी कर ली थी। तो यहां पर अलाउद्दीन की कौन बन गई थी, ये पत्नी बन गई थी कमला देवी, ठीक। और इनको मलिकाए जहान का खिताब इन्होंने दे दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिकाए जहान का खिताब किसको दे दिया था, कमला देवी को। किसकी पत्नी थी ये, कर्णदेव बघेल की पत्नी थी,
ठीक, तो आपको ये याद रखना है गुजरात का कॉन्क्वेस्ट हुआ 1298 में। इनके राजा कौन थे? कर्णदेव बघेल। और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन गया था? उलूग खान और नुसरत खान। ठीक, और इनकी पत्नी को उठा लाए थे और फिर इनकी ही पत्नी से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करी थी? शादी कर ली थी। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक, अगला जो इनका कैंपेन था वो था रणथंभोर का कैंपेन। देखिए रणथंभोर कहां है? राजस्थान में। रणथंभोर में मैंने आपको बताया था, देखिए रणथंभोर में इससे पहले भी एक बार कैंपेन हुआ था, लेकिन उस टाइम पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी नहीं थे। उस टाइम पर सुल्तान कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, और मैंने आपको बताया था जब मैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बता रहा था कि जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में रणथंभोर पर आक्रमण किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। और रणथंभोर पर राजा कौन थे? चौहान राजा हम्मीर देव। कौन थे चौहान राजा? हम्मीर देव। ठीक, तो हम्मीर देव कौन थे उस टाइम पर? रणथंभोर के राजा। जब पहले कैंपेन किया जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर, तब भी हम्मीर देव ही रणथंभोर के राजा थे। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 पे आक्रमण किया रणथंभोर पर, तब भी कौन थे? हम्मीर देव। ठीक, तो इनका जो दूसरा कैंपेन था वो था रणथंभोर कैंपेन। ये 1301 में हुआ था और इस टाइम पर जो राजा थे वो कौन थे? हम्मीर देव। ठीक, और इनके इस टाइम पर अगर हम कमांडर की बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, तो ये भी कौन कौन गए थे? यही दोनों गए थे, उलूग खान और नुसरत खान। यही दोनों गए थे। ठीक है, मतलब सेम पर्सन गए थे। ठीक, लेकिन यहां पर रणथंभोर में जो लड़ाई हुई थी वो बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी, बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी। पिछली बार भी रणथंभोर में जब जलालुद्दीन खिलजी गए थे तब भी खिलजियों के बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। और जब रणथंभोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया तो उस टाइम भी जो थे बहुत सारे सैनिक खिलजियों के मारे गए थे। उनमें इनका कमांडर नुसरत खान भी था। तो नुसरत खान की मृत्यु किस कैंपेन में हुई? रणथंभोर कैंपेन में। तो आपको ये याद रखना है नुसरत खान जो था उनका मृत्यु किसके कैंपेन में हुई? रणथंभोर के कैंपेन में। ठीक, देखिए इनमें आपको एक और व्यक्ति का नाम याद रखना है। हम्मीर देव के एक आर्मी चीफ मतलब कमांडर हुआ करते थे जिनका नाम था रणमत। ठीक, हम्मीर देव के एक वो हुआ करते थे, मतलब एक सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम था रणमत। ठीक, तो रणमत ने यहां पर हम्मीर देव के साथ गद्दारी करी थी। रणमत ने क्या कर दिया था? गद्दारी कर दी थी हम्मीर देव के साथ। मतलब चूंकि देखिए रणथंभोर का जो किला था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। उस किले को जीतना इतना आसान नहीं था। रणमत ने क्या किया था? किले का दरवाजा चुपके से खोल दिया था और खिलजी की सेनाओं को अंदर आने दे दिया। ठीक, तो रणमत ने ये सब किसकी लालच में किया? कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको वादा दिया था कि रणमत जब भी हम्मीर देव खत्म होंगे तो हम तुमको रणथंभोर का राजा बना देंगे। रणमत को, ठीक है, रणमत को क्या गाजर दिखाई गई कि हम तुमको रणथंभोर का राजा बना देंगे, तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लेना और हमें टैक्स देते रहना। अब इसने गद्दारी कर दी। अब गद्दारी करने के बाद जब हमीर देव खत्म हो गए, जब रणथंभोर पर खिलजियों का कब्जा हो गया, उसके बाद ये रणमत गए अलाउद्दीन खिलजी के पास और इन्होंने कहा कि साहब देखिए सारी चीजें हो चुकी, अब आप हमें राजा बनाइए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहा कि भाई जिसने तेरे को बनाया जब तू उसका सगा नहीं हुआ तो मेरा क्या सगा होगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को बोल के रणमत की सर कलम करवा दी। ठीक, तो रणथंभोर का जो कैंपेन था वो 1301 में हम्मीर देव के खिलाफ चलाया गया। उस टाइम पर भी कमांडर कौन थे? उलूग खान और नुसरत खान। इस युद्ध में नुसरत खान मारे गए और जो रणथंभोर का जो गद्दारी करी थी रणथंभोर के साथ, वो किसने करी थी? इनके कमांडर रणमत ने। और बाद में फिर रणमत को भी किसने मार दिया? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर हुआ? तो ये था इनका रणथंभोर कैंपेन। अगला जो हुआ वो बहुत ही फेमस है, चित्तौड़ का कैंपेन। देखिए पद्मावत पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी। पद्मावत पिक्चर में पूरी पिक्चर ही इसी पर बेस्ड थी, चित्तौड़ पर। उस टाइम पर चित्तौड़ के जो राजा थे आप सब उनका नाम जानते हैं, राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। ठीक, देखिए एक किताब है
ठीक है, एक किताब है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत करके एक किताब है जिसमें ये कहानी बताई गई है कि राणा रतन सिंह की जो दूसरी रानी थी जिनका नाम था पद्मावती, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी का उन पर एक तरीके से उनकी नजर आ गई थी, अलाउद्दीन खिलजी की उनके ऊपर। और उस किताब में यह बताया गया कि ये जो पूरा चित्तौड़ का आक्रमण किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो पिक्चर में भी दिखाया गया, पिक्चर में भी दिखाया गया कि पद्मावती के लिए जो है अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का आक्रमण किया। और मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़ उनका एक लौता ऐसा कैंपेन था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गए थे, उन्होंने किसी कमांडर को नहीं भेजा था, वो स्वयं गए थे। ठीक है, पिक्चर में भी देखिए यही दिखा है। ठीक, तो रावण रतन सिंह जो थे, राणा रतन सिंह जो थे, उनकी पत्नी थी पद्मावती, जिसके लिए इन्होंने क्या किया था, इनके ऊपर आक्रमण किया था, रावण रतन सिंह पर, और चित्तौड़ पर विजय हासिल की थी। और उसके बाद फिर आपने देखा पद्मावती ने जो है अपनी रानियों के साथ क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। ठीक, तो ये था चित्तौड़ का अभियान। अब कुछ इतिहासकार इसमें इस कहानी को भी ये मानते हैं, कुछ इतिहासकार इस चीज को भी मानते हैं कि रावण रतन सिंह से अलाउद्दीन खिलजी की समस्या पहले की थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ पद्मावती के लेकर के उसने आक्रमण नहीं किया जो पिक्चर में दिखाया गया। जबकि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात के कैंपेन के लिए जा रही थी, तो रणथंभौर के कैंपेन के लिए जा रही थी, तो उनका रास्ता जो था वो चित्तौड़ से निकलना था। ठीक, मतलब खिलजियों की सेना जब रणथंभौर के अभियान में जा रही थी, तो उस टाइम पर उनकी जो सेना का रास्ता था वो चित्तौड़ से निकलना था। और चित्तौड़ के उस वक्त के राजा राणा रतन सिंह ने खिलजियों की सेनाओं को चित्तौड़ से निकलने से मना कर दिया था। ठीक, तो इस कारण से भी अलाउद्दीन खिलजी जो था वो राणा रतन सिंह से बहुत ज्यादा गुस्से में था। ठीक, तो कुछ इतिहासकार इस कहानी को भी बताते हैं कि भाई जब वो रणथंभौर कैंपेन के लिए उनकी सेना जा रही थी, तो उस टाइम पर चित्तौड़ के राजा ने उनको जाने नहीं दिया अपने तरफ से। क्लियर हुआ? ठीक, तो चित्तौड़ का कैंपेन 1303 में हुआ, राणा रतन सिंह को हराया गया, पद्मावती ने जौहर किया था। क्लियर? तो ये था चित्तौड़ का कॉन्क्वेस्ट। अगला जो इनका कॉन्क्वेस्ट था वो था मालवा। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने देखिए, इन्होंने सबसे पहले गुजरात जीता, गुजरात के बाद फिर राजस्थान के दो सबसे महत्वपूर्ण जो है जगह थी, एक रणथंभौर और दूसरा चित्तौड़। इसको जीतने के बाद 1305 में इनका कैंपेन हुआ मालवा के खिलाफ। और मालवा में उस टाइम पर परमार एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महलक देव। महलक देव, तो आपको ये याद रखना है, जब मालवा पर आक्रमण किया गया तो उस टाइम पर परमार वंश के आखिरी शासक थे महलक देव। ठीक है, तो इन पर आक्रमण किया था। ठीक, और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से अगर हम बात करें, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो थे इस टाइम पर जो सूबेदार आया था, ठीक है, जो मतलब कमांडर बन के आया था, वो कौन था? आइन उल मुल्क। ये आपको याद रखना है। तो मालवा कैंपेन में कौन आया? आइन उल मुल्क। ठीक, तो आइन उल मुल्क को भेजा गया, और उस टाइम पर राजा कौन थे? महलक देव। ठीक है, महलक देव इनके राजा थे। ठीक है, और इनका जो कमांडर था वो था आइन उल मुल्क। और आपको ये याद रखना है, ये आइन उल मुल्क उस टाइम पर मुल्तान का सूबेदार भी था, ये भी आपको याद रखना है। कौन था आइन उल मुल्क? मुल्तान का क्या था? ये सूबेदार था। ठीक, तो मालवा पर आक्रमण कब किया गया? 1305 में। ठीक, राजा कौन थे? महलक देव, और इनका कमांडर कौन था अलाउद्दीन खिलजी का? आइन उल मुल्क। ठीक, अगला जो इनका कैंपेन था वो था सिवाना का कैंपेन। ठीक, देखिए सिवाना एक किला हुआ करता था राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में ही एक किला हुआ करता था सिवाना। ठीक है, यहां पर जो एक रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था शीतल देव परमार। ये मैं आपको जो बताता जा रहा हूं ये आप नोट करते जाइएगा कॉपी में, शीतल देव परमार। ठीक, तो इस टाइम पर राजा कौन थे सिवाना कॉन्क्वेस्ट में? शीतल देव परमार। ठीक, और अलाउद्दीन की तरफ से,
ठीक है, अलाउद्दीन की तरफ से जो कमांडर गया था, ठीक है, इसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक, तो जो सिवाना का कैंपेन था 1308 और 9 में, ठीक, जिसमें राजा कौन थे, शीतल देव परमार, ठीक, उनका उस टाइम पर कमांडर कौन था, कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक, तो आपको ये नाम याद रखना है, कमालुद्दीन गुर्ग। क्लियर। और अगला जो इनका कैंपेन था नॉर्थ इंडिया में, जो इनका आखिरी कैंपेन माना जाता है, वो माना जाता है जालोर का कैंपेन। ठीक, जालोर का कैंपेन जो हुआ था, ये हुआ था 1311 में। ठीक, और इस टाइम पर जालोर के जो राजा थे वो थे कान्हा देव। जालोर के राजा कौन थे, कान्हा देव। ठीक, जालोर पर आक्रमण किया था कान्हा देव, उस टाइम पर राजा थे इनके। ठीक है, और इस टाइम पर भी कमांडर कौन था, कमालुद्दीन गुर्ग। ये आपको नाम याद रखना है, कमालुद्दीन गुर्ग। तो चाहे सीवान का कैंपेन हो, चाहे जालोर का कैंपेन हो, ठीक, इनके कैंपेन के जो कमांडर थे वो कौन थे, कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक, और जालोर पे उस टाइम पर आक्रमण किया था, उस टाइम पर इनके राजा कौन हुआ करते थे, वो हुआ करते थे कान्हा देव। ठीक, तो कान्हा देव इनके राजा हुआ करते थे। देखिए, जालोर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पर आक्रमण एक्चुअली हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी, ठीक है, जिनका कान्हा देव के एक लड़के थे उनके ऊपर दिल आ गया था। मतलब कान्हा देव के एक लड़के थे, ठीक है, उनके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का दिल आ गया था। ठीक, और ये जो कान्हा देव के बेटे थे, ये उनसे शादी का वादा करके आ गए थे। ठीक, लेकिन फिर इन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया था। ठीक, जिस बात से अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी थी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा था इनके ऊपर। ठीक, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि भाई देखिए, वो उनकी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी। ठीक, और वो क्या करती थी, इनके बेटे को पसंद करती थी, लेकिन इनके बेटा जो है उससे शादी का वादा तो कर आया, लेकिन फिर शादी की नहीं। ठीक, तो उस कारण से हुआ क्या कि जो अलाउद्दीन खिलजी, अब भाई देखिए, दिल्ली सुल्तान की बेटी, अगर आप उसको धोखा देंगे तो जाहिर सी बात है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो जालोर की जो आक्रमण था कान्हा देव का, वो इनके बेटे के कारण हुआ था, क्योंकि इनके बेटे ने अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी थी उनसे वादा किया कि हम आपसे शादी करेंगे, लेकिन शादी की नहीं। ठीक, धोखा दे दिया। तो उस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी थी उसने अपने पिता से कहा कि मुझे इसका सर कलम चाहिए। ठीक, मतलब मुझे इसका सर चाहिए, इनके बेटे का, कान्हा देव के बेटे का। ठीक, तो उस टाइम पर क्या हुआ, इसी कारण से जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने आक्रमण किया, कान्हा देव को मारा, इनके बेटे को मारा, उनके बेटे का सर काट करके उनकी बेटी के सामने पेश किया गया। ठीक, तो इनके बेटे के कारण जालोर का कैंपेन हुआ था, कान्हा देव के बेटे के कारण। क्लियर हुआ आप लोगों को ये सारे। ठीक, तो ये जितने भी कॉन्क्वेस्ट थे, ये इनके नॉर्थ इंडिया के कॉन्क्वेस्ट थे अलाउद्दीन खिलजी के। देखिए, आपको इसमें रूलर्स याद रखने हैं और इनके कौन कौन कमांडर थे वो याद रखना है। बहुत ज्यादा इसकी कहानी याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि कहानी कहीं नहीं पूछी जाती। ठीक है, एक दो ही कहानियां जो हैं, जो मशहूर हैं, जैसे चित्तौड़ की, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जालोर की। ठीक है, और गुजरात का आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि अलाउद्दीन ने इनकी पत्नी कर्णदेव बाघेल की पत्नी कमला देवी से क्या की थी, शादी कर ली थी। क्लियर। तो ये इनके नॉर्थ इंडिया के कैंपेन थे। आपको इनके कमांडर याद रखने हैं। सिर्फ चित्तौड़ एक ऐसा कैंपेन था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने खुद लीड किया था। बाकी पहले दो कैंपेन में उलूग खान और नुसरत खान, चौथे मालवा के कैंपेन में आइनुल मुल्क, और पांचवें और छठे सिवाना और जालोर के कैंपेन में कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक, ये नाम आपको याद रखने हैं। तो ये इनका नॉर्थ इंडिया का जो था कैंपेन था। अब हम देखेंगे इनके साउथ इंडिया का कैंपेन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन का जो साउथ इंडिया का कैंपेन था, ठीक है, उसका जो मेन पर्पस था वो था वेल्थ क्रिएशन, पैसा लेना। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कभी भी अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया में डायरेक्ट रूल नहीं किया। ज्यादातर रूल वो क्या करते थे, हराते थे, हराने के बाद फिर उसी व्यक्ति को राजा बना देते थे, और इस शर्त पे राजा बनाते थे कि भैया तुम साल भर में हमको टैक्स दोगे,
इसके अलावा हमारी अधीनता स्वीकार करोगे, हमारी सॉवरेनिटी स्वीकार करोगे। ठीक, तो जो ऑब्जेक्टिव था और अलाउद्दीन का साउथ का कैंपेन का, वो बेसिकली था वेल्थ क्रिएशन। ठीक, बहुत से ऐसे हैं, ठीक है, जो मेन अल्टीमेट एम हुआ करता था वो क्या था, वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, ताकि अपने एम्पायर को सुदृढ़ किया जा सके। ठीक, देखिए कोई भी शासन होता है, शासन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है पैसा। ठीक, पैसा होगा तो सेना होगी, सेना होगा तो पूरा रूलर्स होंगे। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो अलाउद्दीन का जो साउथ का कैंपेन था वो इसीलिए था कि भैया हमें पैसा लेना है, हमें पैसा कलेक्ट करना है। लेकिन कुछ इतिहासकार, स्पेशली अगर मैं बात करूं आमिर खुसरो की, आमिर खुसरो की, आमिर खुसरो का मानना ऐसा नहीं था। आमिर खुसरो ने यह बताया कि इनका कैंपेन सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं था, इस्लाम को फैलाने के लिए भी था। मतलब आमिर खुसरो क्या बोलते थे कि जो पर्पस था अलाउद्दीन का कैंपेन का साउथ इंडिया में, वो था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं कि नहीं, इनका सिर्फ इस्लाम धर्म को अपनाना तो नहीं था, इनका बेसिकली जो था सदर्न कॉन्क्वेस्ट का, वो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएशन था, ताकि अपने नॉर्थ इंडिया के एम्पायर को वो पावरफुल बना सके। ठीक, और साउथ में भी वो एक तरीके से कहा जाए तो उनकी भी, साउथ में भी जितने भी थे उनकी अधीनता कौन स्वीकार करते थे, अलाउद्दीन को अधीनता वो स्वीकार करते थे। और उनको साल भर में एक अमाउंट टैक्स के रूप में किसको भेजना पड़ता था, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक, तो साउथ कॉन्क्वेस्ट की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन कभी भी डायरेक्ट रूल नहीं करते थे साउथ इंडिया में। उन्होंने कभी भी डायरेक्ट रूल नहीं किया था, उन्होंने इनडायरेक्ट रूल किया था। वो हराते थे, हराने के बाद उसी राजा को वापस बिठा देते थे। अगर वो राजा विद्रोह करता था तो उसको फिर भेजते थे सेना को, उसको हटाते थे और दूसरे को बिठाते थे। ठीक, और उनसे क्या मांगते थे, टैक्स मांगते थे और उनसे बोलते थे कि भाई ये सारी चीजें जो हैं वो मतलब एक तरीके से टैक्स आप हमें दीजिए और हमारी सॉवरेनिटी स्वीकार कीजिए। ठीक, अब कई इस बात को भी मानते हैं कि भाई साउथ इंडिया पर अलाउद्दीन खिलजी ने डायरेक्ट आक्रमण या डायरेक्ट रूल क्यों नहीं किया। देखिए क्या होता था कि डायरेक्ट रूल करना नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया पैरेलल में इतना आसान नहीं था। हर जगह विद्रोह होते थे, कई जगहों पर विद्रोह होते थे, जो जिसमें विद्रोह शांत करने के लिए फिर उधर जाना पड़ता था। तो साउथ इंडिया की और साउथ इंडिया की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस थी वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी, मतलब पहाड़दार थे। ठीक है, उनकी जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या थी, काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी। तो इस कारण से भी सुल्तान ने कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी साउथ इंडिया की तरफ नहीं। ठीक है, अब देखिए जब डायरेक्ट रूल करते तो उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी फिर अलाउद्दीन को देखना पड़ता। ठीक, और अलाउद्दीन पहले ही नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था। ठीक, तो इसी कारण से उन्होंने सोचा कि अलाउद्दीन ने कि भाई हमें डायरेक्ट रूल क्यों करना है, हमने जीत लिया, हमने उन्हीं को राजा वापस बना दिया, अब वो हमें साल भर का टैक्स दे रहे हैं और हमारी सॉवरेनिटी स्वीकार कर ली। क्लियर, तो अलाउद्दीन का साउथ कॉन्क्वेस्ट आपको समझ में आया। ठीक, बहुत से हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं कि इनका जो मेन एम था वो था वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, अपने उसको एम्पायर को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या चाहिए होता था, पैसा चाहिए होता था। ठीक, तो इनको पैसे के लिए ही इन्होंने क्या किया, साउथ पर आक्रमण किया। लेकिन एक आमिर खुसरो हैं, ठीक है, इन्होंने ये क्लेम किया कि नहीं नहीं, अलाउद्दीन का एम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं था या पैसा वेल्थ क्रिएशन करना नहीं था, उनका धर्म था इस्लाम का प्रचार करना, टू प्रोपोगेट इस्लाम। ठीक, लेकिन मैक्सिमम हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं कि साउथ इंडिया का इनका जितना भी कैंपेन था वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए था। क्योंकि देखिए अगर ये थ्योरी अगर सही भी मान ली जाए तो अगर उनको इस्लाम धर्म को वहां पर प्रचार प्रसार करना होता तो वो वहां ठहरते, वो डायरेक्ट रूल करते, वो अपना प्रशासन चलाते, तभी तो इस्लाम धर्म फैलता। लेकिन उनका कोई ऐसा मतलब था नहीं, उनका मतलब था कि भाई तुम हमारी सॉवरेनिटी स्वीकार कर लो और हमें साल भर में पैसा भेज दे रहो। ठीक, तो इनकी थ्योरी यहां पर इस पॉइंट पर आकर के आमिर खुसरो की थ्योरी गलत हो जाती है। ठीक, अब ठीक इसके बाद मैंने आपको बताया, ठीक, तो साउथ इंडिया में इनका कैंपेन था सिर्फ हर साल पैसा मिलता रहे। ठीक, और
जो रीजनल राजा हैं, ठीक है, उन्हीं को गद्दी पर बिठाया जाए और उनका सपोर्ट भी रहे, ठीक है, उनका भी क्या रहे, सपोर्ट भी रहे। मतलब देखिए, आपकी अपनी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कराना मतलब क्या है कि साउथ इंडिया के जितने राजा हैं वो इनको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो इन्होंने डायरेक्ट रूल करना जरूरी नहीं समझा था। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज फिर इनको करनी पड़ती साउथ इंडिया में, और अलाउद्दीन ये जानते थे कि इनकी टोपोग्राफी साउथ इंडिया की क्या है, बड़ी जटिल है। ठीक, तो इनकी टोपोग्राफी क्या थी या क्लाइमेट इनका क्या था, बड़ा जटिल था। इसी कारण से इन्होंने डायरेक्ट की पॉलिसी ना अपना करके इनडायरेक्ट पॉलिसी अपनाई। क्लियर हुआ आपको? ठीक, तो अलाउद्दीन का साउथ का कैंपेन समझ में आया। ठीक, अब हम इनके एक एक करके साउथ के कैंपेन देखेंगे कि इनका साउथ का कैंपेन क्या था, कहां कहां हुआ, कब कब हुआ। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें साउथ के कैंपेन की, ठीक, तो साउथ के कैंपेन की अगर हम बात करें, ठीक, तो सबसे पहला जो कैंपेन हुआ था वो हुआ था देवगिरी का। अलाउद्दीन का सबसे पहला कैंपेन कहां हुआ था, देवगिरी। ठीक, देखिए देवगिरी वही है जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा था 1296 में। ठीक है, और इस टाइम पर देवगिरी के रूलर कौन थे, रामचंद्र देव। ठीक, देवगिरी के रूलर कौन थे, रामचंद्र देव। ठीक है, ये क्या थे, देवगिरी के रूलर थे। ठीक, और रामचंद्र देव, ठीक है, और इस टाइम पर देवगिरी के अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो गए थे वो गए थे मलिक कफूर। मालिक कफूर का नाम आपने सुना होगा कई जगहों पर। ठीक, मालिक कफूर जो थे, नॉर्मली अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी दक्षिण भारत के कैंपेन थे, ज्यादातर कैंपेन में मलिक काफूर ही इनका कमांडर था, या हम कहें एक लौता कमांडर जो अलाउद्दीन खिलजी का था साउथ में। ठीक है, दक्षिण भारत के अभियानों में वो कौन था, मलिक काफूर। ठीक, तो देवगिरी में 1307-8 में देवगिरी में क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में किया था, मलिक काफूर। मलिक काफूर इनका नेतृत्व कर रहा था, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी का। यहां पर इन्होंने क्या किया, रामचंद्र देव को पराजित किया। ठीक, लेकिन रामचंद्र देव को जब ये वापस लेकर के गए अलाउद्दीन के सामने, तो अलाउद्दीन ने क्या किया, रामचंद्र देव को वापस से राजा घोषित कर दिया, और इनको जो उपाधि दी वो दी राय रैयान की उपाधि। ये कौन सी उपाधि थी, राय रैयान की उपाधि। ठीक, तो रामचंद्र देव, ठीक, देवगिरी का जो कैंपेन था उसमें रामचंद्र देव को हराया गया। रामचंद्र देव को फिर इसने क्या दिया, अलाउद्दीन ने इसको वापस से राजा बनाया, मतलब ऑनर दिया राजा के रूप में। ठीक, और राय रैयान की उपाधि दी। ठीक, और इस राय रैयान की क्या दी, उपाधि दी। ठीक, क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो अब इसमें आपको ये याद रखना है, देखिए मैंने आपको जब इनका नॉर्थ इंडिया का कैंपेन बताया था, तो मैंने आपको सबसे पहला इनका कैंपेन बताया था गुजरात का। आप याद करिए, गुजरात का मैंने आपको बताया था 1298 में। और गुजरात का जो कैंपेन था उस टाइम पर वहां के राजा कौन थे, कर्णदेव बघेल। मैंने आपको बताया था कर्णदेव बघेल को हरा के, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, ठीक, इनकी पत्नी का नाम क्या था अगर हम बात करें तो वो था कमला देवी। ठीक, तो इनकी पत्नी कमला देवी से तो इन्होंने शादी कर ली थी अलाउद्दीन ने। मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पर जब गुजरात का अभियान चला था, तो उस टाइम पर कर्णदेव बघेल अपनी बेटी के साथ वहां से भाग गए थे। ठीक, अपनी बेटी के साथ वहां से भाग गए थे। तो इनकी जो बेटी थी, ठीक है, उनका जो नाम था, ठीक है, वो था देवल देवी। क्या नाम था, देवल देवी। इनकी बेटी का नाम क्या था, देवल देवी। तो कर्णदेव बघेल किसके साथ भागे थे, अपनी बेटी के साथ, देवल देवी के साथ भागे थे। और ये भाग के गए कहां थे, ये भाग के गए थे देवगिरी, रामचंद्र देव के पास। ठीक, तो जब जब उसका जो कैंपेन हुआ, ठीक है, ठीक, तो उस टाइम पर वहां से हार के और वहां से भाग के किधर आए, देवगिरी। ठीक, और देवगिरी में अपनी बेटी के साथ थे। ठीक, तो जब देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने आक्रमण किया, ठीक, तो वहां पर इनको रामचंद्र देव के साथ कौन मिली, देवल देवी। कौन मिली, देवल देवी। ठीक, तो देवल देवी मिली इनको। ठीक, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस टाइम पर जब ये देवगिरी का कैंपेन जीता, तो रामचंद्र देव जो थे, ठीक है,
इनको तो राय रैयान की उपाधि दे दी और इनको वापस राजा बना दिया। अब जो देवल देवी थी, किसकी बेटी, कर्णदेव बघेल की बेटी, ठीक, उनको क्या कर लिया अलाउद्दीन ने अपने पास रख लिया। ठीक, उनको क्या किया अलाउद्दीन ने किसके पास अपने पास रख लिया, ठीक, और अपने बेटे, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था क्या नाम था, खिज्र खां, ठीक, उनका बेटा का नाम था उसका खिज्र खां, ठीक, तो खिज्र खां से इसकी देवल की शादी करा दी थी। ठीक, तो देवल देवी जो थी, ठीक है, तो इनकी शादी किससे करा दी थी, खिज्र खां से। ठीक, देवगिरी के कैंपेन में। देखिए, चूंकि कमला देवी की एक लौटी बेटी थी देवल देवी, ठीक, कर्णदेव को हराने के बाद इनकी पत्नी जी ने जब इनसे शादी कर ली, तो उसके बाद इन्होंने अलाउद्दीन से एक अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। और इनकी बेटी कहाँ थी, देवगिरी में। ठीक, इनको पता था कि इनकी बेटी कहाँ है, देवगिरी में। और तो इस पर देवगिरी पर आक्रमण करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि कमला देवी अपनी बेटी को वापस चाहती थी और इनकी बेटी कहाँ थी, देवगिरी में। ठीक, तो इसीलिए देवगिरी पर आक्रमण करके उसको जीता गया और उसको जीतने के बाद रामचंद्र देव को राय रैयान की उपाधि दे करके उसको वापस राजा बना दिया। और इस बात से बड़ा खुश हुए रामचंद्र देव। आप समझ सकते हैं कि रामचंद्र देव ने उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बड़े मुरीद हो गए। अलाउद्दीन खिलजी के आधिपत्य को स्वीकार किया ही किया और अपने जीवन काल में उनको हमेशा हर साल कर देते रहे। तो ये आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के क्या हो गए थे, ये बड़े कायल हो गए थे। ठीक, तो रामचंद्र देव थे। ठीक है, अब यहां पर आपको एक कैरेक्टर और याद रखना है, रामचंद्र देव का एक बेटा था शंकर देव। ठीक, शंकर देव जो था वो अपने पिता से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। वो उसके चिढ़न का कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया, उसको खत्म किया, रामचंद्र देव को भले ही वापस राजा बना दिया, लेकिन इनकी जो कर्णदेव की बघेल की जो बेटी थी देवल देवी, कौन थी, देवल देवी, इनका इनके साथ सगाई हो चुकी थी। किसके साथ हो चुकी थी, एंगेजमेंट हो गई थी, किसके साथ, शंकर देव के साथ, देवल देवी की। तो जब देवल देवी को वहां अलाउद्दीन ने रखा तो रामचंद्र देव ने ये सारी चीजें देख करके भी एक्सेप्ट कर लिया। तो इस बात का गुस्सा शंकर देव को बहुत ज्यादा था अलाउद्दीन खिलजी पर। भाई, जिससे सगाई हुई अगर उस लड़की को आप अपने पास रख लेंगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा। ठीक, तो शंकर देव जो था ये अलाउद्दीन खिलजी से बहुत चिढ़ा हुआ था। लेकिन चूंकि रामचंद्र देव को वापस से राजा बना दिया गया था और राय रैयान की उपाधि दे दी गई थी, तो इनके पिता तो अलाउद्दीन खिलजी के बड़े मुरीद हो गए थे और बेटा उनसे नफरत करता था। इसीलिए यही देवगिरी का एक और कैंपेन होगा आगे चल के 1312 में। 1312-13 में एक और कैंपेन होगा देवगिरी का। लेकिन उस टाइम पर रामचंद्र देव, देखिए रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी के मुरीद थे, लेकिन उनका बेटा शंकर देव अलाउद्दीन खिलजी से बहुत चिढ़ा था, क्योंकि उसकी जिससे सगाई हुई थी देवल देवी से, उनको इन्होंने अपने बेटे खिज्र खां से उसकी शादी करा दी थी। तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा भरा हुआ था। तो जब रामचंद्र देव की मृत्यु हुई, देखिए जब तक रामचंद्र देव थे तब तक उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को पूरा टैक्स पहुंचाया और सारी चीजें, मतलब उनकी आधिपत्य भी स्वीकार किया। लेकिन इनके मरने के बाद जब शंकर देव राजा बना देवगिरी का, तो उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की जो थ्योरी, अलाउद्दीन खिलजी का जो वो है सॉवरेनिटी, उसको मना कर दिया और टैक्स भी देना बंद कर दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से शंकर देव खिसियाया था। फिर उसके बाद 1312-13 में फिर देवगिरी पर कैंपेन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर किसको भेजा, मलिक काफूर को भेजा। ठीक, और मलिक काफूर ने उस टाइम पर देवगिरी को हराया, शंकर देव को हराया। ठीक, शंकर देव मारे गए और उसके बाद फिर देवगिरी को दिल्ली सल्तनत पर मिला दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ कि देवगिरी का कैंपेन दो हुए, 1307-8 में कैंपेन हुआ और 1312-13 में। क्लियर हुआ। ठीक, इसके बाद जो अगला इनका कैंपेन था वो था तेलंगाना का। ठीक, तेलंगाना का कैंपेन था। इनकी जो कैपिटल थी वो थी वारंगे। ठीक, 1309 में ये कैंपेन हुआ। आज भी एक जगह है तेलंगाना में जिसको बोला जाता है वारंगल। ठीक, वारंगल जो पहले हुआ करता था वो हुआ करता था बारनगे। ठीक, यहां के एक रूलर हुआ करते थे रुद्रदेव।
यहाँ के एक राजा हुआ करते थे रुद्रदेव। ठीक, वैसे इनका पूरा नाम था रुद्रदेव प्रताप। ठीक, रुद्रदेव प्रताप। ठीक है, इनको कैकतिया भी कहा जाता था, कैकतिया। ठीक, तो कैकतिया रुद्रदेव प्रताप थे। ठीक है, ये कहाँ के राजा थे? तेलंगाना के राजा थे। ठीक, तो जब इनका कैंपेन हुआ वहां पर, ठीक, और इसमें भी अलाउद्दीन की तरफ से कमांडर कौन था? मालिक कफूर। ठीक, साउथ को लेकर के अलाउद्दीन के कमांडर को आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी कैंपेनों में कमांडर कौन था? मलिक कफूर। क्लियर? अब तेलंगाना में, और आपको ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है रुद्र प्रताप देव का, क्योंकि यहीं से जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर डायमंड, ठीक, कोहिनूर डायमंड जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगा, मतलब दिल्ली सल्तनत के हाथ लगा। तो आपको ये याद रखना है, कोहिनूर जो हीरा था, देखिए कोहिनूर हीरा निकला कहां से था? गोलकोंडा की, वो जो उससे निकला था गोलकोंडा से, वहां से ये कहां पहुंचा था? तेलंगाना पहुंचा था इनके पास। और तेलंगाना से ये कोहिनूर डायमंड घूमना शुरू हुआ और अंत में कहां गया? अंग्रेजों के पास। एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे कैसे कहां गया था। तो दिल्ली सल्तनत को कोहिनूर का हीरा कहां से मिला? तेलंगाना से मिला। किससे मिला? रुद्रदेव प्रताप से। ठीक, तो इसको आपको एक चीज याद रखनी है। ठीक, तो एक तो इनको कोहिनूर का हीरा मिला, दूसरा इनको एक मूर्ति, मतलब एक गोल्ड स्टैच्यू मिला। ठीक, मतलब रुद्रदेव प्रताप ने अपना एक सोने का मूर्ति बनवाई, मतलब अपना स्टैच्यू बनवाया। ठीक, और उस स्टैच्यू को में क्या हुआ? ठीक, और उसके जो गले में था, ठीक है, उसमें एक तरीके से एक गोल्ड की चेन बनवाई। चेन मतलब उन्होंने एक मूर्ति बनवाई और मूर्ति को चारों तरफ से चेन से बांध दिया गया, सोने की चेन से, और किसको भेंट की गई? मलिक काफूर को। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि हमने आपका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ठीक, तो हारने के बाद रुद्र प्रताप देव ने दो चीजें दी, एक तो अपनी सोने की मूर्ति चेन से बंधी हुई, ठीक, और दूसरा कोहिनूर हीरा। ठीक, तो इस तरीके से कोहिनूर हीरा कहां पहुंचा? खिलजियों के पास। और खिलजियों से कहा, दिल्ली सल्तनत से फिर वो कहां पहुंचेगा? मुगलों के पास। मुगल के बाद फिर वो कहां पहुंचेगा? ईरान। जब नादिर शाह आक्रमण करेगा तो कोहिनूर हीरा ले जाएगा। उससे फिर पहुंचेगा अहमद शाह अब्दाली के पास। अहमद शाह अब्दाली कौन था? दुर्रानी सम्राट था अफगानिस्तान का, जिसने तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठाओं को हराया था। ठीक, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। और वहां से फिर वो दुर्रानी, दर्रे दुर्रानी से वो पहुंच जाता है महाराजा रणजीत सिंह के पास। महाराजा रणजीत सिंह कौन? सिख के धर्म के संस्थापक। ठीक है, मतलब सिख के एक तरीके से रूलर थे महाराजा रणजीत सिंह। और महाराजा रणजीत सिंह से उनके आखिरी सिख रूलर थे दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह से ये कहां पहुंचता है? सीधे अंग्रेजों के पास। और आज की डेट में कोहिनूर हीरा किनके पास है? अंग्रेजों के पास। ठीक, क्लियर है? ठीक, तो इनका जो दूसरा कैंपेन था वो था तेलंगाना का। ठीक, तीसरा अगर हम कैंपेन की बात करें तो वहीं पर एक जगह हुआ करती थी द्वार समुद्र। ठीक, साउथ में ही एक जगह थी द्वार समुद्र। ठीक, यहां पर होशियाला वंश के राजा हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? होशियाला वंश के राजा। और इसमें जो रूलर थे वो थे भल्लाल थर्ड। भल्लाल थर्ड, ये आपको राजा का नाम याद रखना है। कौन थे? भल्लाल थर्ड। और इस टाइम पर भी कौन थे कमांडर? मलिक काफूर। आपको याद रखना है मलिक काफूर। ठीक, इन्होंने क्या किया? भल्लाल थर्ड ने मलिक काफूर के सामने सरेंडर कर दिया था। चौथा जो कैंपेन था वो था पांड्या। ठीक, तो वहां पर पांड्या जो आज का हमारा जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वहां पर राज था इनका पांड्या। 1311 में, ठीक है, यहां पर पांड्या में ही जो है वंश को लेकर के, मतलब राजा बनने को लेकर के दो भाइयों के बीच में युद्ध चल रहा था। मतलब दो भाइयों के बीच में लड़ाई थी। ये आपको याद रखना है। वीरा पांड्या, एक थे वीरा पांड्या, ठीक है, और दूसरे जो थे वो थे सुंदर पांड्या। ठीक, तो इनके पास सिंहासन को लेके इन दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई चल रही थी, जिसमें क्या हुआ था? वीरा पांड्या जो था वो जीत गया था। ठीक, अब वीरा पांड्या जीता, सुंदर पांड्या हार गया। तो
तो ये सुंदर पांड्या किसके पास भाग के गया? मालिक काफूर के पास। ठीक, तो सुंदर पांड्या कहाँ गया? मालिक काफूर के पास सहायता मांगने के लिए। तो मालिक काफूर ने सुंदर पांड्या की सहायता करी और वीर पांड्या को हराया और सुंदर पांड्या को गद्दी पर बिठाया और इसको क्या बना लिया? फिर अपना एलाई बना लिया एक तरीके से। तो इनका भी वही था, आधिपत्य उन्होंने स्वीकार कर लिया और इस तरीके से पांड्या का भी रूल जो था वो किसके हाथ में आ गया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, और जो आखिरी कैंपेन था मैंने आपको बताया था, सेकंड कैंपेन ऑफ देवगिरी। ठीक, किसके बेटे थे? रामचंद्र देव के। कौन? शंकर देव। शंकर देव ने टैक्स भेजना बंद कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा कैंपेन भेजा और इसके बाद फिर देवगिरी को उन्होंने पूरी तरीके से हरा दिया। क्लियर हुआ? ठीक, तो आपको सारे इनके साउथ के कैंपेन समझ में आए। ठीक, देवगिरी का कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देवगिरी का कैंपेन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि अलाउद्दीन खिलजी मुस्लिम सुल्तान, अगर हम बात करें तो पहले ऐसे सुल्तान थे जिनका साम्राज्य नॉर्थ इंडिया में भी था और साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में भले ही डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली इनका रूल चल रहा था। क्लियर हुआ? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के कैंपेन, उनके जो पूरे कैंपेन थे नॉर्थ इंडिया के और साउथ इंडिया के। आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, इनके कैंपेन्स पर ही। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी किंगशिप थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी किंगशिप थ्योरी देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की किंगशिप को लेकर के या उनका राजस्व का सिद्धांत क्या था, और हम अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखेंगे। इन्होंने रेवेन्यू में क्या रिफॉर्म्स किए, मतलब टैक्स को लेके इन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए, और सेना को लेके इनके क्या रिफॉर्म्स थे। मिलिट्री रिफॉर्म्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्लास में हम ये दो टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम आगे इनका मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वगैरह ये सब चीजें भी आगे हम देखेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।